आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 4 वायु के अंतर्गत भाग 7 में चर्चा करेंगे चक्रवात की। गत 2 वीडियो आपने देखे जिसमें हम चर्चा की थी वायुदाब और पवनों के बारे में, जिसमें आपने जाना कि किस तरीके से चक्रवात की उत्पत्ति के लिए क्या कारक मुख्य जिम्मेदार है, वायुदाब, जिसको आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार, इस रहस्य को भी सुलझा डालते हैं। आइए देखिए, ये है चक्रवात। इस तरीके का चित्र आपने कई बार अखबार या टीवी में देखा होगा। याद आया? हम राजस्थान के निवासी हैं। कई बार आपने यकायक कुछ इस तरीके के अवदाब बनते हुए राजस्थान में देखे होंगे। अवदाब मतलब निम्न दाब के क्षेत्र। नहीं समझ आया? और आसान समझाते हैं कि चक्रवात, इस शब्द को अगर आप देखें, दोनों ही शब्दों को, चक्र और वात दोनों मिलके कैसे, वात मतलब वायु। अब आपकी ये वायु है, ये चक्र मतलब गोल घूम रही है, ये चक्रीय रूप में, ये क्या कर रही है, चक्रीय रूप में इस तरीके से घूमे, चक्रीय रूप में घूमे तो क्या बन गया, चक्रवात। यानी कि गोल गोल घूमना, बहुत तीव्र गति से घूमना। और इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी जानेंगे, उसका कारण भी पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से आपने राजस्थान में कहीं इस तरीके से हवा को घूमते देखा है? याद आया, आप उसको कहते हैं भगुड़िया। विंड वेव्स होते हैं, तेज तेज घूमते हैं, परंतु वह चक्रवात नहीं होते। वह चक्रवात के जैसा ही एक सूक्ष्म रूप है, परंतु उसे हम चक्रवात की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। चक्रवात उससे थोड़ा अंतर होता है। कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में आर्द्र भाग नहीं है, समुद्र हमारे निकट नहीं है। इसलिए, क्योंकि चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? गर्म प्रदेशों में, जहाँ 27 डिग्री का तापमान होता है और साथ के साथ वह आर्द्रता भी रखें। तो आर्द्रता कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? आर्द्रता आपको मिलेगी सागरों में, महासागरों में। यानी कि नज़दीक कहीं आर्द्रता हो, ऐसे क्षेत्र में 27 डिग्री का तापमान हो, तो वाह वाह, वहाँ तो चक्रवात तुरंत बन जाएंगे और उनके उत्पन्न होने में कोई भी कमी नहीं रहेगी। देखते हैं आगे। ये देखिए, ये चक्रवात की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें जिसमें उसकी परिभाषा है और उसको कैसे कैसे वह बनता है उसके बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, चक्रवात की परिभाषा। आपने देखा, हम वायुदाब को पढ़ चुके हैं। वायुदाब के साथ हमने अगला पाठ पढ़ा पवन। वायुदाब में मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था कि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर मैंने ये आपको बताया था, क्या बताया था, कि उच्च दाब कहां बनेगा? जहां ताप क्या होगा, निम्न होगा। और निम्न दाब कहां बनेगा? जहां ताप क्या होगा, ताप होगा ज्यादा, यानी कि अधिक। आया याद? अब ये दोनों बातों को आप ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। देखिए, अब जहां निम्न दाब का क्षेत्र है, तो निम्न दाब के क्षेत्र में ताप अधिक। मैंने क्या बताया कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कि चक्रवात कहां उत्पन्न होगा। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म है और साथ के साथ आर्द्र प्रदेश भी होना चाहिए, यानी कि कहीं से उसको नमी मिले, पानी मिले। तो पानी कहाँ से मिलेगा? महासागरों से मिलेगा, सागरों से मिलेगा। तो उसी के समीप ही ये उत्पन्न होंगे। अब एक चीज़ और याद रखिए, ये कब? ये ग्रीष्मकाल में ही उत्पन्न होते हैं। समय क्या है? विशेष रूप से अप्रैल से लेकर नवंबर के मध्य, यानी कि नवंबर तक इनका आवागमन रहता है। अब भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में
कहाँ महासागर है? दक्षिण में आप देखें, ये भाग आप देख रहे हैं, यहाँ अरब सागर, ये आप जानते हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। आया समझ में? अब हमारे प्रायद्वीपीय स्थिति होने के परिणाम स्वरूप यानी कि भारत में चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा है। और तटीय जो प्रदेश हैं, तटीय राज्य कितने हैं? 9 तटवर्तीय राज्य हैं। वहाँ पर चक्रवात हमेशा आने की कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है और प्रभावित क्षेत्र भी वही होते हैं, जिसको हम वीडियो में और देखेंगे। तो आगे बात करते हैं कि चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है। नोट भी करते जाना इसको और ध्यान से सुनना भी। ये मौसमी पवनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मौसमी पवने, आप इनको सामयिक पवने भी कह सकते हैं। सामयिक, हमने स्थल समीर, सागर समीर को भी पढ़ा, दिन में चल रही थी, रात में चल रही थी। मानसूनी पवने पढ़ा, 6 महीने एक दिशा में, 6 महीने दूसरी दिशा में जाना। इसी तरीके से चक्रवात का भी क्या है? समय निर्धारित है। समय क्या है? अप्रैल से नवंबर के मध्य, क्योंकि फिर नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने शीतकाल के होते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में अप्रैल से नवंबर रहेगा और शीतकाल जब आ गया तो कैसी होगी? तापमान क्या होगा? कम होगा। तो दाब कैसा बनेगा? उच्च दाब बन जाएगा। तो उच्च वायु दाब होने पर क्या चक्रवात पैदा होते हैं? नहीं होते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है निम्न दाब का क्षेत्र बनना, अवदाब का क्षेत्र बनना। ये प्रमुखता से उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ये निम्न दाब वायु के केंद्र होते हैं। अभी मैंने बात की आपसे, कहाँ बनते हैं? निम्न दाब पर। निम्न दाब कहाँ बनेगा? जहाँ तापक्रम क्या रहेगा? तापमान कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जिसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब को समदाब रेखाएं होती हैं। जिसके चारों तरफ क्या बनेंगी? समदाब रेखाएं। किस तरीके से बनेंगी? देखो, ये समदाब रेखाएं हैं। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? समदाब रेखाएं होती हैं। समान दाब, दाब किसका? वायु का दाब। अब देखिए कैसे, यहां पर क्या बताया? बीच वाले भाग में क्या बनेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर, निम्न दाब। समझ गए ना? लो प्रेशर मतलब निम्न दाब। बाहर क्या लिख देता हूं मैं? हाई प्रेशर, उच्च दाब। केंद्र में निम्न दाब बनने का कारण क्या है? ग्रीष्म काल में तापमान कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। अप्रैल में तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है, कई स्थानों पर 50 डिग्री भी होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब का क्षेत्र बनने से और उसके बाहरी क्षेत्र में, दूसरे इलाके में क्या बनेगा? उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। तो अब ये गति कहाँ से करेंगे? ये गति कहाँ से करेंगे? महासागरों से गति करेंगे। तो महासागर जहां है वहां क्या बनेगा? वहां पर उच्च दाब बनेगा। उच्च दाब क्यों बन रहा है? कल भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि महासागरों में जो जल है वह देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। उसकी तुलना में जो सतह होती है, भूमि होती है, वह जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो दिन के समय तपती धूप में तापमान ज़्यादा होगा सतही भाग पर, और उसकी तुलना में समुद्र में क्या होगा? उच्च दाब का क्षेत्र रहेगा। अब बाहरी क्षेत्र में जब उच्च दाब बना तो हवाएं कैसे चलने का नियम बताया था आपको? हवाओं का नियम बताया था। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हवाएं उच्च दाब से कहाँ चलेंगी? निम्न दाब की ओर चलेंगी। ये उच्च दाब हो गया और ये निम्न दाब की ओर ये चल रही हैं। हवाएं अंदर की तरफ चल रही हैं। समझ गए? अब इसी चीज को देखिए आगे क्या लिखा है। चक्रवात में पवन दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है।
चित्र को देखिए, क्या किया मैंने इसमें, बाहरी क्षेत्र में उच्च दाब, केंद्र में निम्न दाब। हवाएं कहां से चल रही है, ये परिधि हो गई और ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, जिसको चक्रवात की आंख या चक्रवात का चक्षु भी कहा जाता है, आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं। तो कहां से चलेगी, परिधि मतलब बाहर से केंद्र की ओर चलेगी, यही चीज इसमें लिखी है, नोट कर लीजिए। अगला, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। घड़ी आपने देखी है। अब ये एक और रहस्य है जो आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि इसका क्या कारण होता है। कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के घूमने के कारण, रोटेशन के कारण पैदा होता है, उसके बारे में। और उसी के प्रभाव से ये जो दिशाएं हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में पवन की अलग दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में अलग। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब आप ये देखिए, ये आपकी घड़ी है, ये देखिए इस तरीके से घड़ी बनाइए। ये आपका 12, 6, 3 और 9। क्या कह रहा था कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमेगी, विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो ये घड़ी होगी, घड़ी कैसे चलेगी, इस तरीके से चलती है, ये अनुकूल है। और क्या बताया कि जो वायुदाब परिधि से कहाँ चलेगा, केंद्र, और क्या रहेगा, विपरीत। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, विपरीत। तो ये क्या हो गया, परिधि से क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यही चीज थी, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा चलेगा, अनुकूल चलेगा। पृथ्वी पर आप ये देखिए, इस तरीके से पृथ्वी है, ये केंद्र में 0 डिग्री अक्षांश, इसी के आधार पे 2 गोलार्ध बांटे गए हैं। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या बताया कि चक्रवात कैसे चलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में गति करते हैं। कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और यहां कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के जैसे ही अनुकूल। एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या रहेगा, दिशा क्या रहेगी वो भी जान लीजिए। दिशा, जैसे पृथ्वी भी क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ, और क्लॉकवाइज का मतलब है ईस्ट टू वेस्ट। ये दिशाएं हैं। दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत रहेगी घड़ी की सुई के, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, अनुकूल। इतना आ गया समझ, आगे चलते हैं। इसका आकार कैसे होता है, आकार क्या देखा हमने, ये देखिए कैसा बताया मैंने, ये घूम रहा है, तो ये क्या बन गया, अंडाकार, या क्या बन गया, वी आकार का बन गया। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये देखिए कैसा शेप, वी शेप का, कीप के आकार का बन गया ये। तो ये इसकी आकृति है, समझ आया। अगला, इसका आकार गोलाकार, अंडाकार, वी अक्षरों के समान होता है, लिख लीजिए। इसकी विशेषता क्या है, ये वर्षा व तापक्रम की दशाओं को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब चक्रवात आते हैं, जैसे ही चक्रवात आने लगते हैं तो एक मेघ हैं जिन्हें पक्षाभ मेघ कहते हैं, वो दिखाई देना शुरू होते हैं। कैसे, पंख के आकार के होते हैं। पक्षाभ मेघ कैसे होते हैं, पंख के आकार के, पंख के आकार के होते हैं, वो दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे जब चक्रवात पूर्ण रूप धारण कर लेता है, तब कपासी मेघ आ जाते हैं, और कपासी वर्षा मेघ आते हैं। बहुत झंझावत तूफान के साथ, तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है और
ये काफ़ी तबाही मचाता है। आगे देखिए, अगला चक्रवात के प्रकार, विशेषताएं आप समझ गए। चक्रवात प्रमुखता से दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात। जैसा नाम है, नाम के आधार पर ही इनकी पहचान है। शीतोष्ण तो कैसे क्षेत्रों में उत्पन्न होंगे, उत्पत्ति हो रही है इनकी शीत स्थलों में। तो शीत क्षेत्र कहाँ पर हमने पृथ्वी पर देखे थे कि जैसे जैसे मैंने बात की थी, हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तापमान में क्या आती है, कमी आती है। तो ऊंचाई पे जाने पे तापमान में क्या आ रही है, ऊपर कमी आ रही है ध्रुवों की तरफ। तो शीतोष्ण कहाँ होंगे, 35 डिग्री से 65 डिग्री, यानी कि जो आपका आर्टिक वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त, वहां से ये इसके क्षेत्र बताए, दोनों गोलार्धों में है उत्पत्ति स्थल। 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, तो वो स्थान क्या रहेगा, शीतोष्ण रहेगा, ठंडा रहेगा, तापमान रहेगा कम के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। इनकी गति सामान्य रूप से 32 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। तो ये तुलना में उष्णकटिबंध के तबाही कम मिलाते हैं। दूसरा प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय, नाम उष्ण मतलब इनकी उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, उष्ण प्रदेशों में है। तो उष्ण प्रदेश कौन से हुए, हमने बात की थी, विषुवत रेखा से ऊपर चले तो क्या आएगी, उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में चलेंगे तो क्या आएगी, मकर रेखा। देखिए यहां से नीचे चले 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा, इसी तरीके से 23.5 डिग्री ऊपर तो क्या है, वो है कर्क रेखा। अब ये दोनों के मध्य वाला जो भाग है, ये बीच के भाग को छोड़ दे, 5 डिग्री से 10 डिग्री के भाग को छोड़ दे, वहां पर वायु की शांत पेटी होती है, कोई चक्रवात नहीं हो चलते, वहां पर उत्पत्ति नहीं होती है उसकी। तो उस 10 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री तक चले, 10 डिग्री से फिर 23.5 डिग्री दक्षिण तक चले, उन क्षेत्रों में किसकी उत्पत्ति होगी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। भारत की स्थिति देखें तो भारत के मध्य से क्या जा रही है प्यारे बच्चों, कर्क रेखा जा रही है, 23.5 डिग्री जा रही है। अब ये रेखा जा रही है तो इसके परिणाम स्वरूप आप पहचान गए। अगर पूछा जाए भारत में कौन सा चक्रवात आता है तो आपका उत्तर क्या रहेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। समझ गए, ये इसकी मुख्य बातें हैं जिनको नोट कर ले। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में विशेष अध्ययन करेंगे। भारत में प्रमुखता से कौन कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात अब तक आ चुके हैं, ये आपके लिए वर्तमान समय से सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जोड़ी गई है, जिसके आधार पर इस वीडियो को तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए, सबसे पहले प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से। 1 नंबर निवार। अगर आपने 15 दिन पहले के अखबार पढ़े हैं तो उसमें इस तरीके की जानकारी आपने पढ़ी होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके निकटवर्ती तटवर्ती स्थानों पर भारी तूफान आए, भारी तबाही मचाई गई और कई स्थान जलमग्न हुए। पढ़ा आपने, वो किसके प्रभाव से हुआ था, वो हुआ था निवार चक्रवात। निवार उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आया था, 23 से 27 नवंबर 2020। राजस्थान में भी उसके परिणाम स्वरूप बारिश नवंबर में हुई थी और हल्की सर्दी बढ़ गई थी। याद है कहाँ आए थे, बंगाल की खाड़ी में। एक चीज ध्यान रखिए आप बच्चों, भारत के मानचित्र में आप ये नजर डालें, हमारा जो तटवर्तीय प्रदेश है ये प्रायद्वीपीय स्थिति है, ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आप समझ चुके हैं, कई बार मैं बता चुका हूं आपको और ये याद भी है आपको, ये हिंद महासागर है। अब आप ये देखिए कि चक्रवात कहां आएंगे, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा,
आर्द्र स्थल होंगे। आर्द्रता कहाँ से लेंगे? एक गुप्त ऊष्मा ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये महासागरों से प्राप्त करते हैं, यहाँ से ऊर्जा मिलती है इनको। और निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ बनेगा? स्थलीय भागों पर बनेगा, क्योंकि स्थलीय भाग गर्म जल्दी होंगे तो वहां पर क्या बनेगा? निम्न दाब, लो प्रेशर बनेगा। और बाहर क्या बनेगा? उच्च दाब। और यहां से ही क्या लेंगे? आर्द्रता भी लेंगे, पानी यहीं से लेंगे, तभी तो तबाही मचाएंगे। आगे देखिए, तो इसी तरीके से ये निवार जो है ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, बंगाल की खाड़ी में। और सवाल ये पूछा जाए आपसे अंत में, जब हम सवालों की चर्चा करेंगे, कि सर्वाधिक चक्रवात भारत में आते कहाँ हैं, आपका जवाब रहेगा बंगाल की खाड़ी में। ये जो क्षेत्र है काफ़ी प्रभावित रहता है। अप्रैल से नवंबर के बीच यहाँ पर कई चक्रवात देखने को मिलते हैं। इस वर्ष के देखिए 2020 में, इसके पहले आया था गति 21 नवंबर, ये अरब सागर में आया। निसर्ग 1 से 4 जून 2020 अरब सागर में। अफान 2020 में ये बंगाल की खाड़ी में आया। गोनी 4 जनवरी 2020 बंगाल की खाड़ी। कयार 2019 अरब सागर में। हिक्का 19 में अरब सागर में आया। वायु 19 में अरब सागर में। फोनी 19 में बंगाल की खाड़ी। इसी तरीके से फेथई 18 में आया बंगाल की खाड़ी में। गाजा 2018 में बंगाल की खाड़ी। तितली 2018 बंगाल की खाड़ी। नाम सुनकर आप थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे, इस तरीके के नाम हैं। ये नाम जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, विश्व मौसम विभाग होता है, उसके तहत ये नामकरण तय किए जाते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत की उपमहाद्वीपीय स्थिति और भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनके आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर इनका नामकरण तय होता है। तभी कई बार फाइलिन, तितली हैं, गाजा, इस तरीके के नाम देखने को मिलते हैं। ओखी 2017 में अरब सागर में। वर्धा 16 में बंगाल की खाड़ी। हुदहुद ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, ये 14 में आया था बंगाल की खाड़ी में। फाइलिन 2013 में बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये फाइलिन जो था ये दूसरा सबसे खतरनाक चक्रवात था। किसकी तुलना में? जो 1999 में, जिसका पूरा घटना वृत्तांत आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, विथ फोटोग्राफ्स दिया गया है, जिसका भी उल्लेख हम लेंगे, इसमें करेंगे। जिसके तुलना में ये चक्रवात दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक था, सबसे खतरनाक दूसरे नंबर का महाचक्रवात में शामिल किया जाता है। चक्रवात से बड़ा महाचक्रवात, क्योंकि जब वायु की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है और भारी तबाही मचाता है। उड़ीसा चक्रवात 1999 के बाद सर्वाधिक खतरनाक चक्रवातों में फाइलिन को शामिल किया जाता है। इसके उपरांत हेलन है 2013 में बंगाल की खाड़ी। नीलम 2012 में बंगाल की खाड़ी में। इसी क्रम में आगे फयान 2009 में अरब सागर में। और ये आपका आ गया उड़ीसा महाचक्रवात। 1999 की घटना का उल्लेख अभी मैंने जिक्र किया था, आपकी पुस्तक में दिया गया है, उसको डिटेल से देखेंगे और उसमें बात करेंगे कि चक्रवात से क्या हानियां होती हैं, क्या नुकसान होते हैं और किस तरीके से चक्रवात आने पर हम क्या कार्य करें। पूर्व अनुमान लगाने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उन पे भी नज़र डालेंगे। देखिए, ओडिशा महाचक्रवात 1999 में बंगाल की खाड़ी पे आया था और ओडिशा राज्य के 5 जिले इससे बहुत प्रभावित हुए थे। कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर है, कटक है, इरेसान है और बालाकोडी है। ये जिले काफ़ी प्रभावित हुए थे और तटवर्ती इलाके भी इससे नुकसान में आए थे। पहला पॉइंट, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें इसकी तारीख और इसका घटना का उल्लेख है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, आप समझ गए बंगाल की खाड़ी किधर है,
अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका पूर्वी तट है। कौन सा तट है? ये आपका पूर्वी तट है। कौन सा तट है? पूर्वी तट। पूर्वी तट पे, इस पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा वहां बना रहता है। इस तरीके से उसकी संरचना है उड़ीसा को आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये रहता है, तो यहाँ चक्रवात का क्षेत्र बनता है और ये यहाँ से आते हैं और ये पूरा इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को ये स्थितियां क्रम बदलता है, पहले थोड़ा कमज़ोर होता है, फिर अपना उग्र रूप धारण करता है। तो 17-18 अक्टूबर को इतना उग्र रूप नहीं था इसका। चक्रवात से महाचक्रवात कब बन गया? 29 अक्टूबर 1999 को इसको नामकरण दे दिया गया महाचक्रवात, क्योंकि रफ्तार वायु की 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ज़्यादा हो गई थी और भारी तबाही थी। आप देखिए, एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। समझ गए? यानी कि वही क्रमबद्धता से किसमें बदल गया? महाचक्रवात में आ गया। तो चक्रवातों में हम जब नामकरण करते हैं तो विश्व के अंतर्गत भारत में जो चक्रवात आते हैं उन्हें सुपर साइक्लोन महाचक्रवात कहा जाता है। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा, ज्वारीय प्रोत्कर्षण से हानियां हुई। तो पवन बहुत तेज चलती है, वायु की गति से पेड़ उखड़ जाते हैं, मैनग्रोव वन नष्ट हो जाते हैं, खेत खलिहान नष्ट हो जाएंगे, ज्वार भी ऊंचे होंगे, लहरें बढ़ेंगी तो ज्वार आएंगे और उसमें भी सामान्य उनकी ऊंचाई 8 मीटर तक चली जाती है और उस लहरों के प्रभाव से जो लवणता वाला जल होता है वो खेतों में भर जाता है। मैं बात कर रहा था रफ्तार कितनी हो गई थी? 225 से भी ज़्यादा है, 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। 36 घंटे, समझ गए कितना तेजी था इसका रफ्तार। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छत भी उड़ गई। बसें तक उड़ जाती हैं, दूर इलाकों में चली जाती है। विद्युत आपूर्ति नष्ट हो जाती है, टेलीफोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही, जिससे उड़ीसा के प्रमुख नदियों में क्या आ गई? बाढ़ की समस्या भी आ गई। अब आप ये देखिए, एक तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, सब कुछ नष्ट हो गया है और साथ के साथ जब पानी बढ़ जाता है जल स्तर तो क्या होगा? बाढ़ की स्थिति एक आपदा के साथ दूसरी आपदा और विकराल रूप धारण कर लेती है। आगे देखिए, चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे, तो मैंने बात की थी इन लहरों से क्या बन गई? ज्वारीय तरंगे और बढ़ी, 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई, बहुत नुकसान हुआ और अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल थी, धान मतलब यहाँ पर क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। तो धान की फसल थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई? नष्ट हो गई। आगे देखिए, महाचक्रवात ओडिशा का प्रमुख कारण और उसके प्रभावों पे बात करेंगे। पहले भी कुछ प्रभाव देखे, इसका कारण क्या था उसको नोट करेंगे, सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर में आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 1999 पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब का मतलब क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र बना। अवदाब का मतलब क्या है? लो प्रेशर। कहाँ बना था? पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के इधर ही क्या है? आप ये देखिए, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के निकट आप इधर जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? थाईलैंड। थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ। तो कारण समझ गए, निम्न दाब का क्षेत्र कहां बना था? थाईलैंड की खाड़ी में। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा और गहन होकर उसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे
10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा बालीकुंडा के बीच को क्षेत्रों को प्रभावित किया। साथ के साथ भुवनेश्वर है, कटक है और 28 तटीय नगरों सहित पूरे तटवर्ती इलाके को इसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया और 130 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, और ज्वारीय प्रोत्सर्जन, आपने बड़ा ज्वार भी आते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से ज्वार आते हैं। टाइड्स जिन्हें कहते हैं, जो सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से आते हैं, ठीक है। तो उससे उत्पन्न लवणता के कारण किया हुआ, ये बात अभी मैं कर चुका हूँ, कृषि की योग्य फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव जंगल लुप्त हो गए थे। पारादीप और कोणार्क का सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा इसका नाम। वहाँ के जो मैंग्रोव थे, यानी कि टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, सुंदरवन डेल्टा, मैंने उसका उदाहरण आपको बताया था, नदी का अंतिम स्रोत पे जो बनते हैं, तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, कच्छ वनस्पति है, वो नष्ट हो गई थी पूरी तरीके से। देखिए, ये महाचक्रवात के प्रभाव के कुछ चित्र हैं, आप इनसे देख सकते हैं कि ये महाचक्रवात कितना विकराल रूप धारण करता है। देखिए, पूरे घर तहस नहस हो गए हैं। ये देखिए, पेड़ वगैरह सब, बसें वगैरह उड़ के इधर से उधर आ जाती हैं। ये देखिए, खाली जो तटीय इलाकों पर कोकोनट होता है, नारियल की जो पेड़ होते हैं वही बचते हैं, वो इस तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं। ये देखिए, मैंग्रोव है, पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। मैंग्रोव जिसकी जड़ें मैंने क्या बताई थी, पानी में दिखाई देती हैं। अगले चलते हैं इसी की नज़र में। आगे है चक्रवात का पूर्वानुमान भारत के संदर्भ में। प्यारे बच्चों, अगर चक्रवात आए तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे यंत्र बना रखे हैं जिनके आधार पे हम चक्रवात का पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। भूकंप का नहीं कर सकते हैं, पर चक्रवात का कर सकते हैं, क्योंकि 2004 में हमने 4 में सुनामी आई थी और उसके बाद 2005 में हमने क्या बनाया था, 5 में हमने NDRF बनाया था। क्या बनाया था? NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। और उसके बाद से ही भारत सजग हुआ और उसने इस तरीके के कार्यों में, वैज्ञानिक कार्यों में योगदान अपना देने लगा और पूर्वानुमान के लिए कार्य करने लगा। क्या है, कुल उसने 10 रडार लगाए, पूर्व में 6 लगाए, पूर्व मतलब बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में 4 रडार लगाए करते हैं। हवाई जहाज़ों के द्वारा रेडियो तरंगों को भेजकर चक्रवातों की क्रियाविधि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। हवाई जहाज़ों से भी पहले गश्ती दल जाता है वहाँ पर, वो इसकी जानकारी इकट्ठी करता है। उपग्रह द्वारा भी चक्रवात के संबंध में आजकल सटीक जानकारी मिल रही है। उपग्रहों से पता लग जाता है, आयन मंडल में बताया ना, उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, वहाँ से भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती। तो इस तरीके से हम 48 घंटे पहले चक्रवात की सूचना दी जा सकती है। परंतु महाचक्रवात कब रूप धारण कर लेगा, ये अभी भी कयास लगाना मुश्किल है, जो मौसम वैज्ञानिक इसके लिए निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। अब जाते जाते विश्व के प्रमुख चक्रवातों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, ये विश्व के प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं? हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन व फिलीपींस में, टाइफू जापान, टॉर्नाडो टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, महाचक्रवात भारत में। और हमने पूरा जो घटना वृत्तांत पढ़ा, पूरी घटना पढ़ी, वो किसकी थी? महाचक्रवात 1999 के बारे में जाना। समझ गए? ये विश्व के प्रमुख चक्रवात हैं, उनके विश्व में अलग अलग नाम दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, टोर्नाडो टेक्सास, इन सब में सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे छोटा होता है, पर यह टोर्नाडो सभी चक्रवातों में सबसे ज़्यादा तबाही फैलाता है विश्व में। टाइफू चीन के नाम पे है, चीन सागर में आता है ये। फिलीपींस में बेंगू भी कहते हैं इसको, और टाइफू जापान में, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली। विश्व के मानचित्र में देखते हैं प्रमुख चक्रवातों का वितरण। ये देखिए, ये हरिकेन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। हरिकेन दोनों क्षेत्रों से प्रभावित कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये इसकी दिशा है, ये इन भागों को प्रभावित करता है। फ्लोरिडा तट से कैरिबियन सागर से होता हुआ जाता है हरिकेन विशेष रूप से। ये भारत में महाचक्रवात सुपर साइक्लोन है जो यहाँ पर प्रभावित करता है इस क्षेत्रों में। ऑस्ट्रेलिया के पास विली विली है, यहाँ प्रभावित करेगा। टाइफून कहाँ है? चीन सागर
फिलीपींस के पास है, जापान के पास टाइफू, ये सारे इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।